नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। बात यूक्रेन की। यूक्रेन हमले के चौथे दिन रोमानिया के बुखारेस्ट से 198 भारतीयों को लेकर चौथी फ्लाइट ने उड़ान भरी है और इसके पहले रविवार को ही 490 भारतीय स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लेकर आया गया है। रोमानिया के एयर इंडिया के विमान ने शनिवार रात 9:30 बजे उड़ान भरी और रविवार तड़के करीब 3 बजे ये दिल्ली पहुंचा। हंगरी के बुडापेस्ट से भी एक विमान रविवार को आया। इसमें 240 भारतीय सवार थे। अब तक कुल 709 छात्र यूक्रेन से रेस्क्यू कर लिए गए हैं। फ्लाइट में सवार छात्रों ने खुशी जाहिर की है और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनका स्वागत किया और इसके पहले शनिवार रात 8 बजे 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। विमान के उतरने के साथ ही सभी में खुशी नजर आई। और वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों की लगातार वापसी हो रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। हरियाणा सरकार ने अलग से इसके लिए सेल भी बनाए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, एक एक भारतीय की वतन वापसी होगी। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने पर सरकार लगातार जोर दे रही है ताकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेशों पर स्टूडेंट्स को निर्भर ना रहना पड़े। हमने 4 दिन से, जब से ये विषय गंभीर हुआ है, हमने अपने एक अलग से सेल बनाया है, अलग से व्हाट्सएप कॉल नंबर भी दिया है और हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आई भी हैं। उसको आने के बाद जो कि वो सीधा विषय MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो देख रहे हैं, हम उनके साथ तालमेल बैठाए हुए हैं। जब भी कोई हमारे पास ऐसी सूचना आती है उनको भी देते हैं और उधर से जो सीधी कॉल भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया 2 दिन पहले, जो हरियाणा के बच्चे हैं ऐसे, तो सबको लाने की व्यवस्था की गई है। आज सुबह तीसरी फ्लाइट भी आई है। लगभग 700 बच्चे वहाँ से आ चुके हैं। एक फ्लाइट बॉम्बे उतरी है, 2 दिल्ली उतरी हैं और सुबह के बाद का मुझे दिन का पता नहीं है, लेकिन लगातार वहाँ फ्लाइट्स, क्योंकि यूक्रेन में तो हाई पर फ्लाइट उतर नहीं पा रही है। तो अब जो आसपास के देश हैं, रोमानिया है या पोलैंड है, उन सब देशों में उन लोगों को बाहर निकाल करके जहाँ आवश्यकता वहाँ एक जहाज तुम्हारा वहाँ गया तो वहाँ उतर भी नहीं पाया, उसको वापस आना पड़ा। इसलिए लगातार MEA उस पर नजर रखे है और जब भी जो सहायता हमें करनी होगी उन बच्चों की सुरक्षा एक एक हम करेंगे, ये हमारा वायदा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चिंता की है इसकी और उन्होंने कहा भी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, संस्थाओं को अपनी फीस कम करें, क्योंकि सरकार में तो फीस इतनी होती नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी फीस साल की 10 से 15 लाख तक होती है। 15 लाख का मतलब 5 साल में 75 लाख, 1 करोड़ तक भी टोटल खर्च हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि खर्चा प्राइवेट कॉलेज में यहाँ ज़्यादा है। अब प्राइवेट संस्थाओं से बात करेंगे, कुछ लोगों नए आए और आकर के लगाएं। सरकारी स्तर पर हमने अभी हमारे लगभग 12-13 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या फिर पाइपलाइन में हैं। हमारी कोशिश है कि और इसको बढ़ाएं, तो हम मेडिकल कॉलेज अपने ही बढ़ाएंगे। लेकिन केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसमें प्राइवेट संस्थाओं को भी आना पड़ेगा। कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं, लेकिन वही है कि फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ सस्ती फीस होने के कारण से अपने बच्चों को भेजते रहे हैं। अब अभी तक तो संकट कोई आया नहीं था, समस्या भी नहीं थी। ये अचानक कोई समस्या आई है किसी देश की तो उसको हम फीस के साथ जोड़ के देखें, ऐसा नहीं है। वैसे भी हमें शिक्षा पर और किसी को भी रोजगार के नाते स्किल पर या हेल्थ पर अपना बजट हर साल हम बढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सुलभ। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें वहां से निकालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हो रहा है। सरकार विशेष तौर पर उन सभी बच्चों के लिए चिंतित है। उन सभी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनको सुरक्षित देश में पहुंचाने के लिए, देश ही नहीं उनके गृह निवास तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है और वो कार्य शुरू भी हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां पर भी जिससे भी चर्चा करने की आवश्यकता है वो करके वो जो बच्चे हैं उनको निकालने का काम शुरू किया है और मैं भगवान से कामना करता हूं कि सभी बच्चे जो हैं वो सुरक्षित अपने घरों के अंदर आएँ।
और हरियाणा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि यूक्रेन और रूस युद्ध में भारत ने जैसी नीति अपनाई है उसे पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। यहां तक कि यूक्रेन और रूस भी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। धनखड़ ने कहा कि भारत की मजबूती का ही उदाहरण है कि हम यूक्रेन से अपने हर व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर लाने में कामयाब रहे। सरकार कई सप्ताह पहले से ही आग्रह कर रही थी। आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे, बच्चे भी हमारे थोड़े वहाँ आश्वस्त थे, हमने भी मीडिया पर देखे थे। और शायद इस वर्तमान आधुनिक युग में लग रहा होगा कि शायद युद्ध तक नौबत ना जाए, लेकिन सरकार ने पहले भी अपनी पूरी कोशिश की थी और सब जानकारियां दी थी। और पहले से ही मैं देख रहा था नंबर सब फ्लैश हो रहे थे, दूतावास के बार बार आग्रह किया जा रहा था। लेकिन जो ही घटना हुई त्यों ही मैंने पीएमओ को जितनी सक्रियता से काम करते देखा, दोनों देशों से संपर्क करते देखा। खुद 20 मिनट से ज़्यादा रूस के राष्ट्रपति से भी, पुतिन से बात हुई हमारे प्रधानमंत्री की। और आस पड़ोस के सब देशों को जिस प्रकार से नंबर दिए गए और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पहुंचाए गए, और एक एक आदमी की भी जानकारी, मतलब हरियाणा के सैकड़ों बच्चों की जानकारी तो हमने भेजी है पीएमओ में। और मेरे मित्र हैं जो है वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री, उनको, और अभी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है सरकार की भारतीय एक एक व्यक्ति वहाँ से सुरक्षित आए, कमिटेड हैं। और भिवानी में आयोजित 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समापन अवसर पर पहुंचे और पशु प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे पशुपालकों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशु प्रदर्शनी में लकी ड्रॉ निकाला। प्रदेश भर से आए विजेता पशुपालकों को ट्रैक्टर, स्कूटी, बुलेट भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कैटल शो का कैटवॉक देखा और उत्कृष्ट पशुओं की किस्मों के बारे में गहनता से जानकारी। और इस कैटल शो में मुख्यमंत्री ने ऊंट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया, जो इस पशु प्रदर्शनी का आकर्षण केंद्र रही। भारत माता की ये है सच्चे किसान हितैषी, जो कि ऊंट पर चढ़ करके ये सड़क निरीक्षण कर रहे हैं। ये किसान और गरीब के हितैषी हैं। इनको पता है कि ऊंट की कीमत क्या होती है, ऊंट की कीमत को जानते हैं, किसान की कीमत को जानते हैं। जोरदार तालियां भाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने न केवल आज, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया, तब ऊंट पर चढ़कर की पांचू गांव में लोहारू विधानसभा क्षेत्र का गांव पड़ता है के आधार पर नौकरी दिलाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद। अंत्योदय की भावना से काम करने वाले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जिंदाबाद। और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। उसे पहले नंबर पर लाने के लिए हरियाणा में उन्नत किस्मों के पशुओं को तैयार किया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षित कर कम खर्च में अधिक फसल उगाने की तकनीकों को सिखाया जाएगा। यदि कोई किसान की समस्या ऐसी आती है, कोई उसको नुकसान होता है, तो हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमने 561 करोड़ रुपए का, जो पिछला खरीफ की फसल थी, उसका मुआवजा हमने दिया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ के जो कंपनसेशन है वो पास हो चुका है, जिसके अंदर 250 करोड़ तो किसानों को चला भी गया है। मार्च अंत तक सारे का सारा चला जाएगा। किसान की कभी भी कोई इस प्रकार की आकस्मिक कोई नुकसान होता है, हम गिरदावरी भी कराते हैं। स्पेशल गिरदावरी की जरूरत होती है तो स्पेशल गिरदावरी कराते हैं, जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई करते हैं। इस सरकार ने हमारे पिछले 7 साल में जितना किसानों को कंपनसेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इतने 48 पहले सालों के में भी किसानों को कभी संभाला गया होगा। तो रबी की फसल थी, खराब हुई थी, और उसका भी हमने मुआवजा दिया था, मई के महीने में सब दे दिया था। इसमें बहुत एक प्रकार से संजीदा है, सेंसिटिव है। हम इसमें कभी भी किसान का नुकसान होगा तो किसान के साथ खड़े नहीं। वो पिछली गिरदावरी चल रही है, जिस दिन वो बंद हो जाएगी उसके बाद स्पेशल गिरदावरी भी कराएंगे। अभी तो रूटीन की गिरदावरी वो भी चल रही है।
की जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे, और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी ना रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल VLDS की जो संख्या बढ़ाने की बात उस सारे को करेंगे, ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि यंत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा, ताकि कम जमीन होने के बावजूद भी हम अन्य कामों से कृषक की जो आमदन है वो बढ़ा सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम देखिए, किसान को कभी भी हमने कम नहीं आंका है। किसान जो है वो अपनी मेहनत से कृषि की उपज करके समाज के लोगों का सबका पेट पालता है, अपनी भी आजीविका कमाता है। इसमें कभी कोई आज पहली बार कहा ऐसा नहीं है, हमेशा ही कृषि के प्रति, कृषक के प्रति हमारा सम्मान रहा है, क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक ही हूँ। भले छोटा कृषक हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत बचपन में पिताजी के साथ खेती के सारे काम किए हुए हैं, और हमारे कृषि मंत्री ये स्वयं कृषक हैं, हमारे जितने कृषक, हमारे शिक्षा मंत्री ये स्वयं कृषक हैं। हमारी जो टोली है सारी उसमें कृषकों का ही प्रभाव है, तो कृषि को कभी मैंने आंका नहीं है। वो एक विषय विशेष को लेकर के टकराव आया था, उसमें भी अभी चूँकि उन्होंने कहा कि 3 कानून जो हैं वो किसान के हित में नहीं है। हमारा मानना है किसान के हित में है, लेकिन जनता के हिसाब से कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। उनके आंदोलन के कारण से हमने कहा आपको ठीक नहीं लगते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया है और एक सूझबूझ का काम यानी किया गया है। और अब एक टीम बनेगी जो खास करके कमेटी बनेगी, MSP को जिस प्रकार से लागू करने की बात है उसमें रास्ता निकाला जाएगा, और जो पहलू इन तीनों कानूनों में थे वो भी आगे जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि की मार्केटिंग करते हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनकी सबकी ओर से, क्योंकि ये कोई बिल आज मांग उठी थी ऐसा नहीं है। इन बिलों की 30 साल पहले मांग उठी थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं थी भी नहीं। कांग्रेस की सरकार के समय इन बिलों की मांग उठी थी। अब ये अलग बात है कि आज कांग्रेस भी विपक्ष के नाते से जब मुद्दा कोई और होता नहीं है, तो कहीं भी कोई आंदोलन की बात किसी की मिल जाए, कांग्रेस के साथ जाके खड़ी हो जाती है। शायद इसी वतरनी के सारे उनकी गाड़ी पार हो जाएगी। ऐसा विपक्षों को भी सोचना नहीं चाहिए। जो ठीक बातें हैं उनको ठीक सोचना चाहिए, गलत है उसका विरोध करना चाहिए। और सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों से अपील की कि कर्ज के पैसों को काम में ही खर्च करें ताकि जीवन में परेशानी न आए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार नियम बनाने के साथ साथ समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की अपील भी करती है। इसका फायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में हुआ है। आग्रह रहा है, अपील रही है समाज के लोगों को कि अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए और हमको जो गलत आदतों में पड़ जाते हैं उनको वो छोड़नी चाहिए। गलत आदतों में चाहे शराब पीना है, चाहे नशे के आदत लगना है, कोई भी काम गलत। और कई बार तो ऋण जो लोग लेते हैं, खास करके किसान हैं, गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, उस ऋण को अपने काम में लगाने के बजाय उसकी, जैसे मैंने कहा कि झूठी आन बान शान को बढ़ाने के लिए भी अपना कोई ना कोई खर्च कर लेता है, मकान बनाता है, कहीं विवाह शादी में खर्च कर देता है, कोई वाहन खरीद लेता है। वो कमाई में से लेना चाहिए, वो ऋण में से नहीं लेना चाहिए। और ये अपील हम इसलिए करते हैं कि समाज का सुधार भी हमने करना है, केवल नियम कानून बनाने ऐसा नहीं है। हमारा अपीलिंग फैक्टर समाज को एक ठीक दिशा देने के लिए तो हमेशा होता है। अब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया, कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन उस आह्वान के ऊपर समाज खरा उतरा और समाज के लोगों ने उसमें साथ दिया, खापों ने साथ दिया, NGO ने साथ दिया, शिक्षा विभाग ने साथ दिया, प्राइवेट ने, सरकारी ने, सब ने साथ दिया। और कितनी सफलता मिली कि जो हमारा 870 का जेंडर रेशो था 2015 में, और वो अब बढ़ करके वार्षिक अगर 1 वर्ष का लगाऊं तो 934 हो चुका है। अब ये ठीक है कि उसका जो इफेक्ट जो है उसका एवरेज में वो थोड़ा कम पड़ेगा, 913-14 में पड़ेगा, लेकिन पिछले 1 वर्ष का जो आंकड़ा आ गया है 934 का आया है। और इस तरह बढ़ते बढ़ते
950 तक भी ले जाने की हमारी ये है कि हम उसमें सारे प्रयत्न करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी सही, जो जिस प्रकार के मेजर्स लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, वो भी हम लेंगे, ताकि कोई भी कुरीति समाज में होती है उसको दूर करने के लिए सरकार कार्य करेगी। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक अलंकरण समारोह मनाया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्वर्ण जयंती द्वार का उन्होंने उद्घाटन किया और बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन भी किया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने 24 नए आवासीय मकानों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। वार्षिक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5 प्रवक्ताओं को सुशीला स्मृति अवार्ड और 11 प्रवक्ताओं को राकेश स्मृति पुरस्कार के रूप में प्रशंसा पत्र और 5100 रुपए की नकद राशि भेंट की। इसके अलावा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रबी फसल में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री लोहारू हल्के के गांव पहाड़ी, सिंघानी और खरखड़ी का दौरा कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है, उन्हें बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया, उन किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। और महम में चौबीसी खाप के चबूतरे पर जेजेपी की हल्का स्तरीय रैली आयोजित की गई और इस रैली को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महम के कुछ गांवों में जल भराव की समस्या है, उनको दूर किया जाएगा और साथ ही खराब हुई फसलों का मुआवजा भी किसानों को दिया जाएगा। युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार नौजवान ज्यादा से ज्यादा संख्या में कौशल विकास योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाएं ताकि उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में भी 4 मार्च को सुनवाई होगी। लगता है कि यहां भी फैसला उनके हक में ही होगा। महम की रैली में जिस तरह का जोश नजर आया, उससे लगता है कि प्रदेश का युवा जेजेपी के साथ जुड़ने को तैयार है। तो ये मानता हूँ 75% युवाओं के लिए रोजगार में अधिकार हमारा लक्ष्य है और एक एक युवा साथी इस दृढ़ संकल्प के साथ रजिस्ट्रेशन में भी पूरा योगदान दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी रजिस्टर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को आने वाले भविष्य में प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार हम अच्छी तादाद में दिला पाए। माननीय हाई कोर्ट में भी 4 तारीख की सुनवाई है, शेड्यूल हम अपनी तरफ से दे देंगे और पूरी पैरवी करेंगे कि ये अच्छे तरीके से प्रदेश में लागू हो। और आज महम में भी जिस तरह का जोश दिखा, मैं तो मानता हूँ कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस ऐतिहासिक कदम के साथ अपने आप को जोड़ने का काम है। और गुरुग्राम में महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम का उद्घोष कर इस बलिदानी को याद किया। गुरुग्राम जिले में कार्यक्रम बादशाहपुर विधानसभा के ढोरका गांव में बड़े ही भावपूर्ण तरीके से मनाया गया। प्रयागराज से लाई गई बलिदानी मिट्टी, अपने माथे से लगाई गई वंदे मातरम का उद्घोष किया गया और इसी के साथ सभी ने अपनी मिट्टी का अपने अपने माथे पर तिलक लगाकर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला किसान मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए बलिदानियों की उपेक्षा करने के लिए कांग्रेस को कोसा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मजबूत देश समय की जरूरत है। देशभक्ति से देश को मजबूत नेतृत्व मिला है, मजबूत नेता से देश मजबूत होता है। आज हमारा देश मजबूत हाथों में है। ने आज हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम, चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस को पूरे हरियाणा की हर विधानसभा में पूरे भावपूर्ण तरीके से भावांजलि देने का एक आयोजन किया है। 22 फरवरी को एक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज गया था। वहाँ से उस शहीद स्थल की मिट्टी लेकर आए और उससे तिलक करते हुए
पूरे हरियाणा में इस प्रकार के भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर वीर को जो उसका योगदान है देश की आज़ादी के लिए, उसी भाव के साथ याद करें, उसी उनके जो जितनी ऊंचाई थी उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व की, उनकी सोच की वो ऊंचाई, वो व्यक्तित्व और उनका जो विचार दर्शन था वो लोगों को के सामने लेकर आएँ, और जिससे जो एक पक्षीय जो इतिहास देश का बनाया गया, आज़ादी का इतिहास जो पढ़ाया गया, जिसमें छुपा दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के झंडे फहराने 30 दिसंबर 43 को, जिसमें छुपा दिया गया वाइपर टापू को, जिसमें छुपा दिया गया चेन गैंग जेल को, जिसको जिनका नाम आना चाहिए था। मैंने अभी आपके सामने कुछ बड़े शहीदों से संबंधित सवाल पहुँचे और लोगों की गर्दन आप देख रहे थे कि उनको पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि लोगों के सामने वो इतिहास लाया नहीं गया, उनको बहुत थोड़ी जगह मिली। तो इस नाते से उनका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जितनी बड़ी उनकी सोच है वो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।